G7 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया और सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कोविड संक्रमितों के इलाज से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए WTO में ट्रिप्स छूट के लिए व्यापक समर्थन की अपील की है। 1 मिनट में इस पूरी खबर को अब समझाते हैं। ब्रिटेन के कार्डिफ में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से 2 सत्रों को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जर्मन चांसलर मर्केल ने विशेष रूप से पीएम मोदी के मंत्र वन अर्थ वन हेल्थ का जिक्र किया और उनके इस संदेश का समर्थन भी किया। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कोविड संक्रमितों के इलाज से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए WTO में ट्रिप्स छूट के लिए व्यापक समर्थन की अपील की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिप्स में छूट का ऐलान किया ताकि कोरोना महामारी के दौरान टीकों और दवाओं की त्वरित और सस्ती पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक समाज को एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक समाजों को अपने मूल्य की रक्षा करने और बढ़ती चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक दूसरे के हाथों को मजबूत करने की बात कही। G7 शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ ने सभी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान महारानी एलिजाबेथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिली। महारानी से मिलने के बाद बाइडेन को अपनी मां की याद आ गई। ब्रिटेन के कार्नवाल में 3 दिवसीय G7 सम्मेलन का आगाज हुआ। इस दौरान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से दुनिया के सबसे बड़े इंडोर वृषावन में मुलाकात की। महारानी एलिजाबेथ ने G7 के नेताओं के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन भी किया। इस दौरान सभी नेताओं और महारानी एलिजाबेथ ने एक संयुक्त फोटो खिंचवाई। महारानी एलिजाबेथ से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में पूछा। विंडसर कैसल में ब्रिटिश महारानी के साथ चाय के बाद बाइडेन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनका अपमान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी मां की याद दिला दी। G7 के नेताओं के साथ फोटो खिंचाने से पहले महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि आप लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि आप यहाँ आनंद उठा रहे हैं। इसके बाद सभी नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दिल्ली में कोरोना के घटते संक्रमण के साथ ही दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के नियम जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार आज से कई रियायतें देगी। आज से दुकानों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला खत्म हो रहा है। रेस्टोरेंट, सैलून के लिए भी छूट रहेगी। नई गाइडलाइंस के तहत अब बाजारों और मॉल में सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी, लेकिन समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का होगा। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा चालू रहेगी। साथ ही प्राइवेट दफ्तर अपनी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। इसके लिए क्लास 1 अफसर 100% क्षमता और बाकी अफसर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां घर घर सामान की डिलीवरी कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, पब्लिक पार्क, कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मचे घमासान के बीच बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर BR अम्बेडकर जीवित होते तो बीजेपी ने उन्हें भी पाकिस्तान समर्थक करार दे दिया होता। आर्टिकल 370 पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर जीवित होते तो बीजेपी ने उन्हें भी पाकिस्तान समर्थक करार दे दिया होता। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि धारा 370 को अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान से मान्यता मिली थी, लेकिन केंद्र ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो टेप के बाद हो रही आलोचना के बीच आया है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। दिग्विजय के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए बयान पर कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो टेप के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत ही दुखी करने वाला फैसला है और कांग्रेस संभवतः इस मामले को दोबारा रखेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, एक दिन से अधिक हो गया और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अनुच्छेद 370 पर चुप्पी साधे हुए है। क्या कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहती है, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया है? चुप रहने का समय अब समाप्त हो चुका है, कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर हमला बोलते हुए उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और भारत के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के फिर से टीएमसी में जाने के बाद कई और बीजेपी नेताओं की पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुकुल रॉय के बाद अब बीजेपी नेता राजीव बनर्जी को लेकर सुगबुगाहट तेज है। सियासत में नेता किस तरह करवट बदलते हैं, इसका नजारा इस वक्त पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी ने सबको चौंका दिया। इस बीच बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने दल बदल के संकेत दिए हैं। राजीव बनर्जी और टीएमसी नेता कुणाल घोष के बीच हुई मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। রাজীব ব্যানার্জি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছে, এটাও তো ঘটনা। তেমনি সবাই যে যার যেখানে যায়, দলের দেখো কর্মীরা তো নির্বাচনটা করে। हालांकि राजीव बनर्जी ने टीएमसी में शामिल होने की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। उधर ममता बनर्जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ी थी उन्हें अब पार्टी वापस नहीं लेगी। लेकिन बावजूद इसके टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेता अब हार के बाद टीएमसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। राउत ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में आने वाले शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने कहा कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार थी तब बीजेपी ने शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया। संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार में शिवसेना को तरजीह न देकर बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की गई। राउत ने कहा कि हमारे समर्थन से मिली सरकार का इस्तेमाल हमें ही खत्म करने के लिए किया गया। संजय राउत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पीएम मोदी से अकेले में मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई थी। मॉनसून देश के 80% इलाकों में पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली सहित उत्तर भारत में बारिश होगी। केरल पहुंचने के बाद मॉनसून ने 10 दिनों के भीतर ही देश के 80% हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून यहां पहुंचने की संभावना है। इस साल दिल्ली में मॉनसून तय समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून तक दस्तक दे सकता है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के मुताबिक इससे पहले वर्ष 2008 में भी मॉनसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मॉनसून के समय से पहले आने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। अगले 5 से 6 दिनों के भीतर मॉनसून के लगभग पूरे देश पर छा जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए अच्छी खबर है। भोपाल की 166 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई हैं, जबकि 21 ग्राम पंचायतों में इक्का दुक्का केस ही बचा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बेहद कमजोर पड़ चुकी है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। इस बीच खबर यह है कि राजधानी भोपाल की 166 ग्राम पंचायतें कोरोना फ्री है, जबकि 21 ग्राम पंचायतों में सिंगल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव मामले बचे हैं। 2 महीने बाद भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी खबर आई है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1000 लोगों की सैंपलिंग की गई। अच्छी बात ये रही कि इस दौरान एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। पिछले 2 महीने से इन गांवों में भी रोजाना करीब 20 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे थे। इसे देखते हुए गांवों में भी कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती बरती जा रही थी। जिला पंचायत सीईओ विकास मिश्रा के मुताबिक भोपाल की 166 पंचायतें ग्रीन जोन में आ गई हैं। सिर्फ 21 पंचायतों में 21 एक्टिव मरीज हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। गांवों में समितियों के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भीड़ ने 3 लोगों को जमकर पीटा। आरोप है कि ये लोग एक सब्जी बेचने वाले के घर रंगदारी वसूलने आए थे, लेकिन आसपास के लोगों ने पकड़कर इनकी पिटाई कर दी। ये वीडियो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है, जहां भीड़ ने कुछ लोगों को घेर कर पीटा है। आरोप है कि ये लोग एक सब्जी विक्रेता से रंगदारी वसूलने आए थे, लेकिन पीड़ित ने शोर मचाया तो इलाके के लोगों ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और फिर लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भीड़ से बचने के लिए आरोपी एक घर की छत पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद भीड़ इन्हें नीचे लाती है। कुछ लोग लाठी डंडों से पिटाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने घर में घुसे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि तीनों बदमाश मिलकर उगाही करने के लिए एक घर में घुसे थे। तीनों पर पहले भी उगाही करने के आरोप लगे हैं, इसीलिए पब्लिक ने इन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। वीडियो करीब 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त फैसले ले रही है। आजमगढ़ में शातिर अपराधी अजीत सिंह के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों को लेकर सख्त है। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। इस बीच खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां शातिर अपराधी अजीत सिंह के अवैध पोल्ट्री फार्म पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। भारी पुलिस बल और आला अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से पोल्ट्री फार्म बनाया गया था। शातिर अपराधी अजीत सिंह ने लगभग 3000 स्क्वायर मीटर एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पुलिस को इसकी शिकायत मिली, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद एसडीएम और भारी पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। यूपी के प्रतापगढ़ में तमंचा बनाने के अवैध कारखाने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये तो आपको नजर आ ही गया होगा कि इस जगह पर भारी मात्रा में बंदूकें और कारतूस है। दरअसल ये तमंचा बनाने का अवैध कारखाना है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में संचालित अवैध तमंचा बनाने के इस कारखाने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामला प्रतापगढ़ के थाना लालगंज का है। मुखबिर की सूचना के बाद यूपी एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां छापेमारी की, जिसके बाद यहां भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लालगंज कोतवाली इलाके के गुमगौर गांव में इस अवैध कारखाने को चलाया जा रहा था। बहरहाल पुलिस गिरफ्त में आए लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि तमंचा बनाने के इस अवैध कारखाने का मालिक कौन है और किन लोगों को यहां से हथियार की सप्लाई की जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। वीकली लॉकडाउन के दिन 2 कार्यक्रम किए, जिसमें सैकड़ों की भीड़ जुटी और कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काबू में है, लेकिन कोरोना को लेकर गाइडलाइन और पाबंदियां अभी भी है, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा अभी टला नहीं है।
लेकिन इस बीच छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। संडे वीकली लॉकडाउन होने के बाद भी कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठा हुई और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने अपने निवास खेल ग्राम में वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और शहर के युवा मौजूद रहे। इसके अलावा शहर के ही किशोर सागर तालाब के पास चाचा की रसोई नाम से 1 रुपए में भरपेट भोजन के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में भी लोगों की भीड़ देखी गई। भीड़ में शामिल कई लोग बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया। मानसून के बादल कल यूपी के प्रयागराज में जमकर बरसे, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने प्रयागराज में 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। यूपी के प्रयागराज में मानसून पहुंच गया है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा है। शनिवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। आलम यह है कि सड़कों पर वाहन चलाने वाले हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। हालांकि बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसकी वजह से पूर्वी यूपी समेत कई राज्यों में छिटपुट बारिश हो सकती है। आईएमडी ने प्रयागराज में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.